हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन सीएनए द्रुपता क्लासेस। तो क्या मस्त पोस्टमार्टम हम कर चुके हैं ऑडिट का, क्या मक्खन सब्जेक्ट है एकदम एज यूजुअल। अब हम करेंगे कॉस्ट ऑडिट। बहुत सिंपल सी चीज है। देखो कॉस्ट ऑडिट, ऑडिट किस चीज की करने वाले हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्टिंग डेटा की एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कॉस्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। वाई कॉस्टिंग, आहा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। और अगर किसी को सीईओ बनना है तो उसको कॉस्टिंग सीखनी पड़ेगी, कॉस्ट एनालाइजिंग सीखनी पड़ेगी, उसकी इंटरप्रिटेशन सीखनी पड़ेगी, क्योंकि कॉस्टिंग इज प्योर डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट। तो अगर आपको कोई बिजनेस डिसीजंस लेने हैं, बिजनेस डिसीजन लेना सीखना है तो कॉस्टिंग सीखनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑडिट, वाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले आपको कॉस्टिंग का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, कॉस्टिंग का प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, तब आप कॉस्ट ऑडिट कर सकते हो। ऐसा नहीं जो ऑडिट की बुक याद कर लेगा वो कॉस्ट ऑडिट करने लग जाएगा। अरे हटा सावन की घटा। चलो जी, तो फटाफट से सबसे पहले द एनजी पोस्टमार्टम करेंगे हम, और फिर हम आएंगे कॉस्ट ऑडिट पे। देखना कितना मक्खन है, कितना इजी है, बहुत मजा आएगा। क्योंकि जिस दिन आप कॉस्टिंग की इंपॉर्टेंस समझ जाओगे, कॉस्ट ऑडिट अपने आप समझ में आने लग जाएगी आपको। चलो फटाफट से देखते हैं द एनजी पोस्टमार्टम। तो कॉस्ट ऑडिट, ऑडिट ऑफ द कॉस्टिंग डेटा। ठीक है जी, व्हाट इज कॉस्टिंग डेटा। तो सबसे पहले ये चीज जो हमारे पास होनी चाहिए वो होना चाहिए कि भैया कॉस्टिंग डेटा क्या कहता है आपको, इंपॉर्टेंस क्या है इस कॉस्टिंग डेटा की। तो कॉस्टिंग डेटा, कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अगर आप देखोगे तो कॉस्टिंग को जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, वेरिएंस एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, सीवीपी एनालिसिस जिसको बोलते हैं, यही सब कुछ तो भरा हुआ होता है सीए फाइनल, सीएमए फाइनल में, एमबीए में, यही सब होता है। और इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग? दैट इज अकाउंटिंग फॉर द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करेगी इस चीज का? क्योंकि मैनेजमेंट को जब ये सारी चीजें मिलेंगी उसी के बेसिस पे वो एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, फ्यूचर फोरकास्टिंग, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग करेगी। तो मैनेजमेंट का काम क्या है? डिसीजंस लेना। और डिसीजन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग का जो डेटा है, कॉस्टिंग की जो इंफॉर्मेशन है, वो किस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए, क्या चीज आपको चाहिए, जिसके बेसिस पे एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन करके आप बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लोगे। वाह। और जिसने भी हमारा कॉस्टिंग सब्जेक्ट देखा उसको तो सब कुछ पता ही है। ठीक है जी, तो डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहा जाता है इसको। तो ऑडिट ऑफ दिस डेटा, जिसको मैनेजमेंट यूज करती है डिसीजन मेकिंग के लिए, जो डिसीजन मेकिंग के लिए प्योरली यूज किया जाता है, तो उसकी अगर आप ऑडिट करने वाले हो, वाओ। तो ऑडिट हियर इज एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन। तो आप उसकी एनालाइजिंग करोगे, उसकी इंटरप्रिटेशन करोगे, और उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन्स ड्रॉ होंगे, आहा आहा आहा। तो सबसे पहली चीज तो जो चीज होगी कि वो डेटा किस काम आने वाला है आपका। देखो बचपन से हम सीखते आए हैं कॉस्टिंग से रिलेटेड। बचपन मतलब हमारा हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल सीएमए की अगर मैं बात करूं तो फाउंडेशन लेवल से आ जाता है, अदरवाइज इंटर लेवल से आता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो वैसे तो इकोनॉमिक्स कॉस्टिंग है, बिजनेस स्टडीज कॉस्टिंग है। तो वहां पे हमको सिखाया जाता है एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, है ना। मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए, तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी। इफेक्टिव होना चाहिए। हमने 100 करोड़ रुपए लगाए हैं तो एक तीर से 2 निशाने नहीं, 200 निशाने होने चाहिए। और उसका इंपैक्ट भी बहुत वास्ट होना चाहिए, बहुत वास्ट इंपैक्ट होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मिनिमम रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, डेवलप किया जाए, और एडवांस टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हो। रिसोर्सेज को डेवलप कैसे कर सकते हो ताकि उस मिनिमम रिसोर्स से, मिनिमम फंड से आप मैक्सिमम आउटपुट ले सको, और उसका इंपैक्ट, उसका स्कोप, उसका दायरा भी बहुत बड़ा हो, तब है मजा। दैट्स कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग डेटा की जब आप एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन करते हो, मींस उसकी ऑडिट करते हो, तब आपको समझ में आता है सबसे पहली चीज कि कॉस्टिंग डेटा एप्रोप्रिएट है या नहीं, एडिक्वेट है या नहीं। कुछ और कॉस्टिंग स्टेटमेंट्स या कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स की आपको जरूरत तो नहीं है। कुछ और कॉस्टिंग एनालिटिकल मेजर्स तो आपको ड्रॉ नहीं करने, जिसके बेसिस पे आपकी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर एनालाइजिंग, फ्यूचर डाटा इंटरप्रिटेशन और अच्छी हो सके। तो कहीं पे फिलहाल कोई वीकनेस तो नहीं है, पहली बात वो। दूसरी चीज, आप जब कॉस्टिंग डेटा की ऑडिट करते हो तब आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलते हैं कि कहां कहां आप लैग कर रहे हो। ध्यान करो जरा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरियस एनालिसिस। तो जब आप वो वेरियंस एनालिसिस करते हो तब आपको पता चलता है कि कहां कहां आप लैग कर रहे हो।
उन लैक पॉइंट्स को आप ग्रैब करते हो और फिर उस पर काम करना शुरू करते हो और धीरे धीरे वो वीक पॉइंट्स आपके अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होते हैं, आप उनको अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हो और फिर उसी फील्ड में, उसी एरिया में आप बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म करते हो। और जहां पे आपको इनएफिशिएंसीज मिल रही थी, वेस्टेजेस हो रही थी, कॉस्ट ज्यादा आ रही थी, उसको आप कंट्रोल करते हो, मैनेज करते हो, बल्कि उसको ओवरकम करके आप उसको अपनी एक अपॉर्चुनिटी, अपनी एक स्ट्रेंथ बनाते हो और वहां पे आप इफेक्टिवली, एफिशिएंटली काम करने लगते हो। तो आपकी जो कॉस्टिंग डिक्रीज करेगी, अब वेस्टेजेस डिक्रीज करेंगी, लॉसेस डिक्रीज करेंगे और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, पॉजिटिविटी आएगी, कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा और आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। तो कॉस्टिंग डेटा एप्रोप्रिएट है या नहीं, एडिक्वेट है या नहीं, ऑल रिलेवेंट रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट्स प्रेजेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सही वे में प्रेजेंट और प्रिपेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी डेटा की एनालाइजिंग बहुत फास्ट हो, बहुत अच्छी हो, फ्लॉलेस हो, तो उसके लिए उसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से की गई है, क्या क्या स्टैटिस्टिकल मेजर्स या कॉस्टिंग मेजर्स ड्रॉ किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी करनी है। दूसरी चीज, अपने वीक पॉइंट्स निकालने हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बनना है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस लानी है अपने बिजनेस में। तो सोचो कौन सा बिजनेस एडवांस्ड प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विसेज नहीं देना चाहता, मल्टीपल पर्पस यूजेस प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं देना चाहता। कॉम्पिटिटर से एक एज होनी चाहिए। कैसे होगी वो एज? जब आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करोगे, एडवांस्ड प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दोगे, आफ्टर सेल सर्विसेज दोगे, मल्टीपल यूजेस होंगे और कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम होगी, ताकि आपका जो प्राइस है वो बहुत कंपिटिटिव प्राइस होगा। क्यों जियो ने सबको एकदम खलबली मचा दी? क्योंकि जियो ने बहुत सस्ती चीज लॉन्च कर दी विद इन द सेम कैटेगरी, तो सारे जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे वो हिल गए, शेकन। क्या रीजन था? समझो, सोचो। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था कि उसने अपनी कॉस्टिंग को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया, जिसकी वजह से उसने बहुत कुछ बियर करने की कंडीशन में आया, लेकिन उसके कॉम्पिटिटर्स उस कंडीशन में नहीं थे, इसलिए उसने बहुत बड़ी मार्केट ग्रैब कर ली। सोचो, समझो, कॉम्पिटिटर्स पे अगर एज चाहिए तो कॉस्टिंग पे और टेक्नोलॉजी पे, दो चीजों पे ध्यान देना है। तो एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी हो, एडवांस से एडवांस प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज हो, मल्टीपल यूजेस हो, आफ्टर सेल सर्विसेज हो, कस्टमर ग्रीवेंसेस बहुत इजीली आप, बहुत जल्दी आप रिकवर कर सको, बहुत जल्दी रिजॉल्व कर सको, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत अच्छे हो, हर चीज में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। कैसे आएगी? जब तक आप पूरे के पूरे कॉस्टिंग डेटा को एनालाइज नहीं करोगे, कहां कहां वेस्टेज हो रही है, कहां पे आप बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, कहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, किस रिसोर्स की डेवलपमेंट करनी है, कैसे उसको स्ट्रीमलाइंड करना है, जब तक आप वो चीज नहीं करोगे तब तक एफिशिएंसी नहीं आ सकती। तो इसलिए मैं अपने बिजनेस के कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स को एनालाइज करूंगा और उनकी ऑडिट करूंगा। यह है पर्पस ऑफ ऑडिट। यार एरर्स और फ्रॉड्स बहुत दूर की कौड़ी है एरर्स और फ्रॉड्स भी है, लेकिन बहुत दूर की है। सबसे पहले यह है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑडिट। वाओ, तो एक डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, उसकी ऑडिट करने वाले हैं हम। तो कॉस्टिंग डेटा को कितने पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने स्फेयर्स से हम देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो कहीं उस डेटा की प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और रिपोर्टिंग स्टेटमेंट्स में कोई कमी तो नहीं है, कहीं इनएडिक्वेट डेटा तो नहीं है, कहीं इनएप्रोप्रिएट डेटा तो नहीं है। ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी देयर और उसको सही से प्रेजेंट और प्रिपेयर भी किया गया हो, ताकि फ्यूचर में और अच्छा हो सके, और अच्छी डिसीजन मेकिंग हो सके, फास्ट हो सके, फ्लॉलेस हो सके। और दूसरी चीज, करंट में आपके क्या वीक पॉइंट्स है, क्या स्ट्रेंथ्स है, तो उस पे हम काम करेंगे तो और अच्छा परफॉर्म करेंगे फ्यूचर में। सिंपल सी बात है। तो कॉस्ट कंट्रोलिंग, कॉस्ट रिडक्शन, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये सब चीजें हमको चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज। रिमेंबर माय वर्ड्स। क्योंकि आज की तारीख में वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर है, उसके हाथ में नेट है, बहुत इजीली उसके पास डाटा अवेलेबल है। जरा सोच के देखो, ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी बहुत फास्ट और टफ, कट थ्रोट कंपटीशन है। इसने बहुत ज्यादा वर्स कर दी है सिचुएशन, बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। अब आप ऐसे ही काम नहीं कर सकते। अगर आपके यहां वेस्टेज ज्यादा है, कॉस्ट में कहीं पे भी दिक्कत है,
तो आप उस प्राइस पे नहीं परफॉर्म कर पाओगे जिस प्राइस पे कॉम्पिटिटर काम कर रहा है, क्योंकि उसने कॉस्ट इफेक्टिवनेस अचीव कर ली है। तो आप मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है, मल्टीपल यूजेस दे रहा है, आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहा है, और आपसे सस्ते प्राइस पे भी दे रहा है। तो कोई बंदा आपको क्यों ज्वाइन करेगा, वो उनको ज्वाइन करेगा। समझो बात को, छोटी सी चीज। तो कॉस्ट इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन और अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इन दो चीजों ने, वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर है इस वक्त, तो इन चीजों ने कंपटीशन को और बहुत ज्यादा वर्स बना दिया है। तो आपको एक एक चीज की, एक एक पॉइंट की, एक एक रुपए के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके अल्टीमेटली आप कॉस्ट को कंट्रोल और रिड्यूस कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे, और एडवांस्ड प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज, मल्टीपल यूजेस, आफ्टर सेल सर्विसेज, कस्टमर ग्रीवियंसेस, हर चीज दे पाओगे आप विद इन द लिमिटेड प्राइस टैग। तब जाके आप अपने कंपटीशन को फेस कर सकते हो, और तब जाके आप ग्रो कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की तारीख में कॉस्टिंग, बहुत ज्यादा, और आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। तो ये सब्जेक्ट, इसीलिए मैं कहता हूं कॉस्टिंग और एफएम, ये दो सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा बड़े बड़े ह्यूज पैकेजेस दिलवाएंगे आपको, और किसी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने की जरूरत नहीं है। ये आपके सपोर्ट करेंगे, आपको कभी रिप्लेस नहीं करेंगे। समझो बात को, ठीक है जी। अब देखो, समझो, तो एवरी एक्टिविटी, वेदर प्रॉफिट मोटिव, नॉन प्रॉफिट मोटिव, वट एवर द केस इज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशंस है, ताकि इनोवेशंस हो सके। हर चीज में आपको क्या चाहिए, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज में आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सको, ये चाहिए, क्योंकि रिसोर्स कोई भी हो लिमिटेड है, और अच्छे रिसोर्स तो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। मैं अपनी बात जरा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जितना अच्छा रिसोर्स है वो उतना ही लिमिटेड होगा, ध्यान रखो। तो कैसे आप उसको मैक्सिमम एफिशिएंट वे में यूटिलाइज कर सकते हो। आप ध्यान करो, जब इंडिया में वो फिल्म बनी थी मंगल मिशन, अक्षय कुमार, तो उसमें जो एक बहुत बड़ी चीज को फोकस किया गया था, बहुत बड़ी चीज, 80% फिल्म पे वही चीज छाई थी, दैट इज हमने कितने बजट में मंगलयान पूरा किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। समझो एक जरा छोटी सी चीज। तो अगर देखो, ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो एक हाउस होल्ड हो, चाहे वो एक बिजनेस हो, चाहे वो एक देश हो, कोई भी हो, हर एक के पास रिसोर्स तो लिमिटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट में शेयर का प्राइस तो तभी बढ़ेगा ना जब पर रुपी रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाई होगा, है ना। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरएसआई, हर चीज देखी जाएगी, अर्निंग पर शेयर, हर चीज देखी जाएगी। तब जाके हम देखेंगे ना कि हाँ, इस बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो एक एडिक्वेट लेवल पे है, अच्छी परफॉर्मेंस है, तो यहां पे हमको फ्यूचर में ग्रोथ मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है। ऐसा तो नहीं है जितने मर्जी उतने रिसोर्सेज आप डाल दो, पैसा डाले जा रहे हो, रिटर्न कुछ आ नहीं रही, है ना। ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रॉफिट मोटिव। अब नॉन प्रॉफिट मोटिव, देखो प्रॉफिट मोटिव तो ऑब्वियस सी बात है, उसका तो काम एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस है ही है। ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कितना पैसा डालोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो मिनिमम से मिनिमम पैसे में कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम आप परफॉर्म कर सकते हो, वो किसी भी देश, किसी भी बिजनेस की दशा और दिशा को निर्धारित करेगा। मिनिमम से मिनिमम बजट में भी अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लरिश करते हो, तो ये आपका फ्यूचर देखना कैसा बनाएगा। दूसरी चीज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अगर इनका काम है सोशल बेनिफिट, सोसाइटी को बेनिफिट देना है, ये डोनेशंस रिसीव करते हैं, उससे सोशल बेनिफिट करते हैं, लेकिन क्या उस पैसे को, उस रिसोर्स को एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्या वो सही तरीके से है? क्या उसमें प्रॉपर्टी है? क्या उसमें यह देखा गया है कि कैसे उसका इंपैक्ट, उसका दायरा मैक्सिमाइज किया जा सकता है? अगर हां, तो 100 करोड़ से 1000 करोड़ का इंपैक्ट आ सकता है, और कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि 1000 करोड़ से 100 करोड़ का भी आउटपुट ना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे आप उस फंड्स की, उन रिसोर्सेज की एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दे सकते हो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। इसलिए उस डेटा को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना बाय द प्रोफेशनल्स बहुत जरूरी है। और यही मैं आपको सिखा रहा हूं। ऑडिट, हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो देखते हैं, उनको कितना मजा आता है। रीजन क्या है? क्योंकि हम फाइनेंशियल ऑडिट या कॉस्ट ऑडिट कुछ भी कराएं, बच्चों को समझ में आता है। रीजन ये है क्योंकि हमारे ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है। ऐसे टैक्स ऑडिट करा रहे हैं तो हमारा टैक्स बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आपको समझ में आता है, आप उसको लिंक कर पाते हो कि क्या करना है। समझो, तो जिनके ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है वही तो ऑडिटर्स बन सकते हैं ना। ऑडिट की बुक याद करने से आप ऑडिटर नहीं बनोगे, नहीं बनोगे, नहीं बनोगे, बात मान लो मेरी।
तो एनजीओस की ऑडिट होनी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक तरीके से ये क्या हुआ, परवेसिवनेस, हर तरफ व्याप्त है ऑडिट। तो ऑडिट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ऑडिट सिर्फ चोरी चकारी पकड़ने के लिए नहीं है, बहुत बड़ा दायरा है ऑडिट का, बहुत ज्यादा बड़ा है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ये बहुत बड़ी चीज है एज कंपेयर टू एरर्स एंड फ्रॉड्स। ओके जी, तो कट थ्रोट कंपटीशन, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस, साउंड लीगल सिस्टम। आज लीगल सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो आप जानती हो कंपनीज है, कंज्यूमर्स हैं। तो कंज्यूमर को अगर जरा सी भी दिक्कत होती है तो बड़ी बड़ी कंपनीज को हजारों करोड़ रुपए की पेनल्टीज, कंपेंसेशन पे करने पड़ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा आपको हर चीज से रिलेटेड। जो भी आप अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज आप कन्फेस करते हो कि हाँ हम ये क्वालिटी, ये प्रोडक्ट, ये गुड्स और ये सर्विसेज दे रहे हैं, अगर वो उन स्टैंडर्ड्स पे नहीं है तो आपको ह्यूज कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो ये जो कट थ्रोट कंपटीशन है, अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अच्छा ये प्रोडक्ट तो अमेजॉन पे इतने का है, फ्लिपकार्ट पे इतने का है, रिलायंस पे इतने का है, उस पे इतने का, उस पे इतने का, अरे भाई साहब सबसे सस्ता कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, फटाफट से वहां से बाय कर लेते हैं, प्रोडक्ट वही है। इंग्रेडिएंट सेम है, इवन इंग्रेडिएंट्स को भी कंपैरिजन करने की बहुत सारी साइट्स हैं। आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हो कि किसमें क्या कम ज्यादा है और कौन बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो उसको कंपेयर करके लोग सस्ते वाला प्रोडक्ट ले लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अवेयरनेस है ये। तो कैसे आप उसको कंपीट कर सकते हो अपने कंपटीशन को, वो जो अवेयरनेस है उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। तो कैसे, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज, मल्टीपल पर्पसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, कस्टमर ग्रीवियंसेस बहुत जल्दी रिजॉल्व होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और इन सब पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि मिनिमम कॉस्ट में आप ये सब प्रोवाइड कर सको, क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है। और वो कैसे होगा, जब आप कॉस्टिंग डेटा को एनालाइज, इंटरप्रेट करोगे तब होगा, ताकि आप अपने सारी इनएफिशिएंसीज, वेस्टेजेस, लॉसेस को कंट्रोल, मैनेज कर सको और उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सको और गेन करो आप कंपिटिटिव एज। वाओ, पूरी की पूरी कॉस्टिंग SCMPE इसी पे तो बेस्ड है। ठीक है जी, तो देखो कैसे आप लिंकिंग कर पाओगे अब सब्जेक्ट्स की। तो जब एक टीचर के बहुत सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं तब आपको सब्जेक्ट में मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है जी, तो डिसीजन मेकिंग, सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, टेंडर्स। अब गवर्नमेंट के बहुत सारे गवर्नमेंट हैं, अब डिफरेंट बड़ी बड़ी MNCs हैं, उनके टेंडर्स निकलते हैं, वो टेंडर्स आप फिल करते हो। टेंडर किसको मिलता है, जो सबसे अच्छा काम करेगा और सबसे सस्ता करेगा, सबसे अच्छा काम करेगा और सबसे सस्ता करेगा, उसी का टेंडर निकलेगा ना। तो कैसे आप उस टेंडर का प्राइस कोट करोगे, मिनिमम से मिनिमम प्राइस, और प्राइस आता कैसे है, आ जाओ मैदान में। तो प्राइस कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है, एलोकेटेड कॉस्ट है, एपोर्शनड कॉस्ट है, रीअपोर्शनड कॉस्ट है। वो जो एपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट का बेस है, वो बेस क्या होगा, ओवरहेड्स या ABC कॉस्टिंग। ABC कॉस्टिंग, छोटी से छोटी चीज का एक बेस फाउंडेशन होगा, एक कॉस्ट ड्राइवर होगा, उसके बेसिस पे आप उसकी कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन रेट निकालोगे, उस रेट से कॉस्ट एब्जॉर्ब करोगे, तब जाके माइन्यूट से माइन्यूट कॉस्ट एकदम सही एलोकेट होगी। सही एलोकेशन करनी जरूरी क्यों है, उसका भी अभी मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं। ऑन द स्पॉट मिलना चाहिए, मजा आता है। फिर दूसरी चीज, कौन कौन सी कॉस्ट रिलेवेंट है, कौन सी इररिलेवेंट है, कौन कौन सी कॉस्ट आप यहां पे कंसिडर करोगे, टोटल कॉस्ट में काउंट करोगे, और कौन कौन सी आप काउंट नहीं करोगे, इररिलेवेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग हियर टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस और टू डिटरमाइन द टेंडर प्राइस टू बी कोटेड। पता होना चाहिए ना, तभी तो आप वो काम कर सकते हो। अच्छा, तो रिलेवेंट, इररिलेवेंट, और फिर जब ये सब पता चल जाएगा आपको, तब आप एक प्राइस डिटरमाइन, टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ोगे तब आपका प्राइस आएगा, जिस प्राइस पे आप वो टेंडर फिल करोगे। आपको पता होना चाहिए कि जो आप टेक्नोलॉजी देने वाले हो, जो आप प्रोडक्ट देने वाले हो, जो आप सर्विसेज देने वाले हो, जिस क्वालिटी की देने वाले हो, उस क्वालिटी की क्या एक्यूरेट कॉस्ट है, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है। कट थ्रोट कंपटीशन, ध्यान रखो, इसीलिए प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। इसीलिए धीरे धीरे देखना, जैसे जैसे और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आएंगी वैसे वैसे और प्रोफेशनल्स की वैल्यू और हाई हो जाएगी। जितने भी लेबरिस्टिक वर्क करने वाले हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरेंगे, और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको मजा आएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी इंटेलिजेंस को सपोर्ट करेगी और वो और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
ये सब करने के बाद आप कॉस्ट कंट्रोलिंग, कॉस्ट रिडक्शन करते हो ताकि एडवांस्ड और मोर बेटर गुड्स एंड सर्विसेज आप दे सको, कस्टमर ग्रीवेंसीज बहुत जल्दी सॉल्व कर सको और मिनिमम कॉस्ट में वो आप एडवांस्ड प्रोडक्ट, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स तक पहुंचा सको। वाह, इतना आसान नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। क्यों नहीं है इतना आसान, समझते हैं। कॉस्ट एलोकेशन और कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, रॉन्ग और करेक्ट। अब समझो आपने गलत कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। आपके दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। आपकी जो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन करने का तरीका था वो कॉन्सेप्चुअली गलत था। तो देखो आपने क्या करा, आपने 100 रुपए की कॉस्ट थी, आपने 60 और 40 करा, फिर 10% प्रॉफिट जोड़ा, 6 और 4। आपने कहा प्रोडक्ट ए हम बेचेंगे 66 पर यूनिट में और प्रोडक्ट बी हम बेचेंगे 44 पर यूनिट में। लेकिन एक्चुअली में सही एलोकेशन अगर होती तो वो सही होती 70 और 30। फिर 10% प्रॉफिट जुड़ता 7 और 3, तो 77 और 33, ये सही एलोकेशन है। अब जरा ध्यान दो, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो 33 रुपीज पर यूनिट में ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप 44 में सेलिंग प्राइस का टैग लगा रखा है आपने 44। कौन बंदा आपसे लेगा? आप ये प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे, आप मार्केट साइज, मार्केट शेयर को लूज कर जाओगे, आपके कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ जाएंगे और वही सही भी है। अब दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए, अब प्रोडक्ट ए की सही कॉस्ट 70 है, सही कॉस्ट। आपने डिस्ट्रीब्यूशन गलत करी है, वो आपकी दिक्कत है, लेकिन आपने प्राइस टैग ही 66 लगा रखा है। आपको इसके समझो 100 करोड़ यूनिट्स के ऑर्डर मिल गए। वाओ, अब जब आप एक्चुअली में प्रोडक्शन करोगे तो इसकी कॉस्ट तो 70 है, आप 66 में बेच रहे हो। प्रॉफिट की तो बात छोड़ो, 4 रुपए पर यूनिट का आपको लॉस हो रहा है। तो 4 रुपए पर यूनिट आपको लॉस हो रहा है। 100 करोड़ यूनिट्स के ऑर्डर मिल चुके हैं आपको, तो 400 करोड़ का सिर्फ आपको लॉस है, ज्यादा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी सिखाया है हमने आपको, पेनल्टीज और कंपेंसेशन देने पड़ेंगे, है ना। समझो जरा बात को, ये प्रोफेशनलिज्म है। इतना आसान नहीं है किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना, क्योंकि अगर आपने कम रख दिया, एक्चुअली में उसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो आपको वो बेच के नुकसान हो जाएगा। और अगर आपने उसकी कॉस्ट ज्यादा कैलकुलेट कर ली और आपके कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से आपने प्राइस ज्यादा रख दिया, तो वो माल बिक नहीं पाएगा। समझो कितना टफ है फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। तो अभी आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो बहुत इजी चीज है, लेकिन क्या आप डिसीजंस ले सकते हो? क्या आप किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो जो कंपिटिटिव हो, जो आपके कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग एकदम एक्यूरेट, एकदम सही हो? सोच के देखना प्रैक्टिकल लाइफ प्रोफेशनल्स की कैसी होती है, कितना आपको प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा। एक एक रुपए, एक एक पैसे के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, क्योंकि बात 10 यूनिट 20 यूनिट की नहीं है, लाखों करोड़ों यूनिट्स की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए अगर आपने एलोकेशन गलत कर दी तो बहुत काम खराब हो जाएगा। इसीलिए जो एबीसी कॉस्टिंग, ओवरहेड्स, अभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और अपने आप को चैंपियन समझने लगते हो, प्रैक्टिकल लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझो जरा आप। तो ऐसी ये इंपॉर्टेंट नहीं है सारी चीजें। तो सेलिंग प्राइस सोचो कैसे निकलता होगा किसी प्रोडक्ट का, टोटल कॉस्ट कैसे निकलती होगी, छोटी छोटी चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। टेंडर फिल करने हैं। अब एक कंपनी है, उसने 100 टेंडर फिल करे। आपको पता है गवर्नमेंट के एक टेंडर की या किसी भी कंपनी के एक टेंडर की एक फीस होती है, लेट 50,000। अगर आपका टेंडर नहीं निकला, वो फीस आपकी फोरफिट हो गई। ऐसे आपने बहुत सारे टेंडर भर दिया, आपकी वो फीस ही फोरफिट हो गई, टेंडर मिल नहीं रहा। सोचो कितना नुकसान होगा। एक कंपनी ने 100 टेंडर भरे, सिर्फ 10 मिले, 90 में उसको रिजेक्शन मिल गई। तो उस कंपनी की कॉस्ट ऑडिट होनी चाहिए कि आखिर वो 90 में रिजेक्शन क्यों मिली, कहां कमी थी, क्या दिक्कत थी, क्यों हमारा टेंडर का प्राइस सही नहीं था, क्यों हमारा पड़ोसी हमसे ज्यादा अच्छे प्राइस पे ज्यादा अच्छी क्वालिटी परफॉर्म कर पा रहा है, क्या रीजन है, कहां पे हमारी बिजनेस में कॉस्ट इफेक्टिवनेस में कमी है, कहां पे वेस्टेज हो रही है, किन कॉस्ट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी, कैसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी, रिसोर्सेज को डेवलप कैसे करें, कॉस्ट पर यूनिट कम कैसे करें, और उसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवांस से एडवांस प्रोडक्ट इनोवेशन कैसे आए। समझो इतना आसान नहीं है बड़ा बनना, बहुत बड़ी चीज, बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से चलना होता है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं। इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन करोड़ों रुपए की सैलरीज देते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं। समझो हर डिग्री होल्डर प्रोफेशनल नहीं होता,
तो क्या कॉस्ट ऑडिट का पोस्टमार्टम किया हमने, क्या इंपॉर्टेंस समझी आपने, मजा आ गया। अब कंपलसरी कॉस्ट ऑडिट बहुत सारे बिजनेस के लिए कंपलसरी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। अब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भैया इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट कंपनीज देंगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगी। अब प्राइवेट कंपनीज, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, तो उस पर कंट्रोल है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने कहा जो भी आपकी कॉस्ट होगी उसमें 10% ऐड कर लो आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, तो कॉस्ट का 10%, ठीक है। अब लेट किसी कंपनी ने कहा कि हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 20 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। तो 10% प्रॉफिट जोड़ सकते हैं 2 रुपए। तो उस कंपनी ने कहा कि हम पब्लिक को 22 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी देंगे। अच्छा भाई, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये जो 20 रुपए की कॉस्ट है क्या ये सही है? पहली चीज, क्या इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं? कैन इट बी रिड्यूस्ड? दूसरी चीज, कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं है? क्योंकि कंपनी की कॉस्ट हो 15 रुपए, उसने 5 रुपए एक्सेस कोई खर्चे इन्फ्लेट करके लगा दियो, 20 रुपए कर दियो और उसका 2 रुपए प्रॉफिट 22 रुपए हो गया। तो 15 रुपए की कॉस्ट है, तो 15 रुपए की कॉस्ट थी, 10% प्रॉफिट, तो जो चीज 16.5 की बिकनी चाहिए थी वो 22 की बिक रही है, ऐसा तो नहीं है? तो दो चीजें, क्या इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट एफिशिएंसी आ सकती है और कहीं इसमें एरर्स और फ्रॉड्स तो नहीं है? तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के रिकॉर्ड्स की कॉस्ट ऑडिट करनी पड़ेगी। देखो कॉस्ट ऑडिट का इंपैक्ट अलग है, फाइनेंशियल ऑडिट का इंपैक्ट अलग है। कॉस्ट ऑडिट का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, एक मिशन है, वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, और कॉस्ट की चोरी दोनों। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब हम इसकी कॉस्ट ऑडिट करेंगे तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा ये होगा। तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की जो कॉस्ट आ रही है कहां कहां उसकी वेस्टेजेस हैं, कहां उसकी इनएफिशिएंसीज हैं, कहां पे उसकी टेक्नोलॉजी बहुत बैकवर्ड है, कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, कैसे वो रीस्ट्रक्चरिंग से, कैसे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से, कैसे वो अपनी वेस्टेज कम कर सकती है, कैसे कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है ताकि कॉस्ट पर यूनिट कम से कम हो जाए। तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग ऑडिट करेंगे, तब जाके वो उस कंपनी को गाइड करेंगे या गवर्नमेंट को गाइड करेंगे कि अगर आप ये मेजर्स यूज करते हो तो ये जो अभी आप कॉस्ट 20 रुपए पर यूनिट देख रहे हो, ये कॉस्ट आपकी हो जाएगी 12 रुपीज पर यूनिट, और फिर 10% प्रॉफिट के हिसाब से 1.20, तो 13.20 के हिसाब से आप इलेक्ट्रिसिटी दे पाओगे कंज्यूमर्स को। तो एक तो पब्लिक की जेब से पैसा बचेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तो वो डिफरेंट चीजों पे खर्च करेंगे जिससे कि इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ेगी। समझो बात को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो बिजनेसमैन है उसे पहले भी 10% मिल रहा था, अब भी 10% मिल रहा है, बिजनेसमैन को कोई दिक्कत नहीं है, ही इज गेटिंग 10% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, लेकिन पब्लिक को बहुत सस्ता मिल रहा है। यह है कॉस्टिंग, इसलिए कॉस्ट ऑडिट होगी। और अगर कोई एरर्स और फ्रॉड्स हैं तो उनकी भी छुट्टी हो जाएगी, पकड़ लेंगे चोरियां सारी, और जितने भी इन्फ्लेटेड कॉस्ट उसमें चार्ज कर रखी है उसको हटाएंगे और सही बिल आएगा। लेकिन दो चीजें देखो, सबसे पहले मेरे लिए ये है, फर्स्ट पॉइंट मेरे लिए ये है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, वेस्टेज एलिमिनेट करना, और कैसे आप कॉस्ट पर यूनिट कम कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। प्रॉपर्टी ऑडिट, तो प्रॉपर्टी, अगर आप उस बिजनेस के ओनर होते तब भी आप वही खर्चा करते और उतना ही करते जितना आप कर रहे हो, दैट इज प्रॉपर्टी ऑडिट। सबसे पहली चीज, जो आप खर्चा कर रहे हो क्या वो जरूरी है भी या नहीं। दूसरी चीज, जितना खर्च कर रहे हो क्या उतना जरूरी है या नहीं। तीसरी चीज, जो मोड आपने चूज किया है क्या वो मोड सही है, या उसके अलावा कोई और मोड होता तो उस जो आपने खर्चा किया है उसका जो रिटर्न होता वो
बहुत ज्यादा होता, क्या वो इंपैक्ट कम आया है? इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों को आपने मैनेजमेंट में बिठा रखा है उन फंड्स के लिए वो मैनेजमेंट ठीक नहीं है, वो मैनेजमेंट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में जानती ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि किस तरीके से आप यूटिलाइज करो फंड्स को, किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी या मोड का सिलेक्शन करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहली चीज, वो खर्चा भी इंपॉर्टेंट है या नहीं। दूसरी चीज, जितना आप कर रहे हो वो उतना अमाउंट होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, उसका इंपैक्ट, उसका दायरा क्या है, क्या वो इंपैक्टफुल है या नहीं। अरे 100 करोड़ में 10,000 करोड़ का मजा आए, दैट्स कॉस्टिंग, दैट्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आहा आहा आहा। तो एफिशिएंसी का मतलब मैं क्या बोलता हूं? एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट। और इफेक्टिवनेस मतलब क्या मैं बोलता हूं? इंपैक्टफुल का क्या मतलब बोलता हूं? एक तीर से दो नहीं 20 निशाने होने चाहिए भाई साहब, तब आएगा मजा, मल्टीपल ग्रोथ होगी। आहा ठीक है जी। और फिर एरर्स और फ्रॉड तो ऑब्वियसली बात है ही है कि जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में आपको बताया, या और डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस हाउसेज हैं, तो फाइनेंशियल डेटा, कॉस्टिंग डेटा, दोनों की अलग अलग ऑडिट होगी, फिर उन दोनों को कंपेयर भी किया जाता है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने कॉस्टिंग में सीखी है, फाइनेंशियल डेटा और कॉस्टिंग डेटा की। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम एरर्स और फ्रॉड्स पता कर सकते हैं। वाह। तो कॉस्टिंग डेटा की एफिकेसी, एप्रोप्रिएटनेस, एडिक्वेटनेस, रिलेवेंस, ये सब भी चेक होगा। और अगर हमें लगता है कि कॉस्टिंग डेटा में किसी और तरीके से प्रेजेंटेशन या प्रिपरेशन या और कुछ कॉस्टिंग रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट बनाई जानी चाहिए जिससे कि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने में आसानी होगी, जल्दी होगी, अच्छी होगी, फ्लॉलेस होगी, तो वो और कॉस्टिंग डेटा और कॉस्टिंग रिकॉर्ड की प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन को उस हिसाब से चेंज किया जाएगा, उस हिसाब से बनाया जाएगा, ताकि फ्यूचर में और अच्छा ही परफॉर्मेंस निकल के आ सके। दैट्स कॉस्ट ऑडिट। ये है कॉस्ट ऑडिट। तो सब कुछ किस पर्पस के लिए कर रहा है, किस चीजों के लिए चल रहा है, वो समझो आप। इस बार तो टेंडर निकल गए हमारे हाथ से, अगली बार नहीं निकलने चाहिए। अपने कॉम्पिटिटर से एडवांस प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज देंगे, मल्टीपल यूजेस देंगे, एडवांस से एडवांस चीज देंगे, फ्यूचर प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज लॉन्च करेंगे और मिनिमम से मिनिमम प्राइस टैग के साथ करेंगे और उसमें भी प्रॉफिट कमाएंगे। ऐसा कब हो सकता है? जब आप अपने खर्चों को मैनिपुलेट करना सीख जाओ, उनको कंट्रोल, उनको मैनेज करो, वेस्टेजेस, इनएफिशिएंसीज एलिमिनेट कर दो। उसके लिए क्या चाहिए? डेटा चाहिए, और उस डेटा की एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन चाहिए। उसी को हम कॉस्ट ऑडिट बोलेंगे। तो सिर्फ एक पर्पस एरर्स और फ्रॉड्स नहीं है भैया, बहुत सारी चीजें हैं। और कॉस्टिंग तो खैर आहा आहा आहा, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स इज कॉस्टिंग फेवरेट। वैसे तो मेरे सारे सब्जेक्ट्स फेवरेट हैं, आपको पता ही होगा, आप देख ही रहे हो। जो भी सब्जेक्ट, जो भी वीडियो, जैसे भी आप देखते हो, तो आपको एक एनर्जी, एक पैशन दिखता है उसके अंदर, और वो नॉलेज कंटेंट दिखता है। आहा। चलो जी, तो ये था द एनजी पोस्टमार्टम ऑफ द कॉस्ट ऑडिट। अब हम अपनी कॉस्ट ऑडिट स्टार्ट करेंगे। आपको ऐसा लगेगा यार सब पता है हमें ऑलरेडी, आपके आंसर्स अपने आप आएंगे। चलो जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑडिट, फटाफट से खत्म कर देंगे और मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और एक बार जो हम पढ़ लेते हैं, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, गारंटीड। चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक, एनी टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।